सुबह के करीब 8 बज रहे थे। जिंदल अपने घर के बिस्तर पर बड़े आराम से सो रहा था। सोते हुए जिंदल को एक धमाके की आवाज सुनाई दी, जिससे कि वो चौंक कर अपनी नींद से उठ गया। जिंदल डर कर ऐसे उठा मानो उसके आगे कोई बम फटा हो। कांपते हुए जिंदल कहने लगा, मुझे मत मारो सूर्या, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे मत मारो। करीब 10 सेकंड बाद जैसे ही जिंदल ने अपनी आंखें खोली, उसे अपने सामने राजन हाथ में बैलून्स लिए खड़ा हुआ दिखाई दिया। लाल आंखों से जिंदल राजन को गुस्से से देख रहा था। तभी राजन ने बैलून्स को हिलाते हुए जिंदल से कहा, सूर्या नहीं जिंदल साहब, मैं हूं आपका बेस्ट फ्रेंड राजन। आज आपका बर्थडे है ना, तो यहाँ चला आया। जिस आवाज से आप उठे हो ना, वो गोली चलने की नहीं बल्कि बैलून फूटने की थी। गुस्से से तमतमाते हुए जिंदल ने राजन से कहा, बेवकूफ, ऐसे कैसे घुस आए तुम मेरे कमरे में? बाहर जाओ और मेरा वेट करो। जिंदल की डांट सुनकर राजन अपना सिर झुकाए चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी गुस्से भरी आवाज में जिंदल ने राजन को रोकते हुए कहा, एक मिनट रुको, मेरी बात को अच्छे से गांठ मार लो कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। ये बात फिर कभी मत कहना, समझे? राजन पर कुड़कुड़ाते हुए जिंदल अपने बेड से उतरकर बाथरूम में चला गया। होटल संगम के कमरे में सूर्या आईने के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा था। तभी बेड पर सो रही रोशनी अपनी नींद से उठी और सूर्या को प्यार भरी नजरों से देखने लगी। सूर्या के सिक्स पैक और गठीले शरीर पर लगे चोटों के निशान रोशनी को साफ साफ दिखाई दे रहे थे। सूर्या को देख रोशनी हैरान हुई जा रही थी कि तभी रोशनी को देखते हुए सूर्या ने पूछा, ऐसे क्या देखे जा रही हो तुम मुझे? जवाब में रोशनी ने कहा, जख्म शरीर को खराब कर देते हैं, पर तुम्हारे शरीर पर लगे जख्म कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है मर्दानगी की निशानी है तुम्हारे पूरे शरीर पर। तभी सूर्या के छाती पर गुदे हुए 3 नामों को देखते हुए रोशनी ने पूछा, तुमने ये 3 नामों का टैटू अपनी छाती पर क्यों बनवा रखा है? जवाब में सूर्या ने रोशनी से कहा, जब तक मैं रमेश काका, नताशा और मृणाल के गुनहगारों को सजा नहीं दे देता, तब तक मैं इन नामों को अपने शरीर से नहीं हटाऊंगा। जब कभी भी मैं आईने में देखूंगा, मुझे अपने इंतकाम की याद आती रहेगी। बिस्तर से उठते हुए रोशनी ने गंभीर आवाज में सूर्या से पूछा, आखिर कब तक तुम यूं ही इंतकाम की आग में जलते रहोगे? जवाब में सूर्या ने रोशनी से कहा, जब तक कि मैं जिंदल को खत्म नहीं कर देता हूं, मैं यूं ही जलता रहूंगा। सूर्या की बात सुनकर रोशनी उसे संदिग्ध भरी नजरों से देखते हुए पूछा, सूर्या, कहीं तुम आज जिंदल को उसके बर्थडे पार्टी पर खत्म करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? अपना सिर ना में हिलाते हुए सूर्या ने कहा, इस तरह की गलती मैं कभी नहीं करूंगा। ऐसा करने से मैं उल्टा कानून की नजर में और भी बड़ा मुजरिम बन जाऊंगा। जिंदल की पार्टी में आज बड़े बड़े मिनिस्टर आ रहे हैं ना। आज जिंदल की पार्टी में मैं 4 चांद लगाऊंगा। और वैसे भी जब तक मैं जिंदल के मुंह से मृणाली के कातिल का नाम नहीं सुन लेता, तब तक मैं उसे नहीं मारूंगा। अपने शर्ट के बचे हुए बटन्स को लगाते हुए सूर्या ने रोशनी से कहा, चलो, हमें काफी देरी हो रही है। कप्तानगंज के लिए हमें निकलना होगा। सूर्या की बात सुनकर रोशनी थोड़ा परेशान हो उठी, जैसे कि उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे हों। सोचते हुए रोशनी ने सूर्या से पूछा, पर तुम कप्तानगंज कैसे पहुंचोगे सूर्या? हर जगह पुलिस की नाकाबंदी है। यहां तक कि सेनोल की आधी जनता भी तुम्हें मारने के लिए पीछे पड़ी हुई है। ऐसे सिर्फ मास्क, चश्मा और टोपी लगाकर तुम ज्यादा देर तक लोगों की और पुलिस की नजरों से बच नहीं पाओगे। रोशनी की बात पर सुनकर
सूर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, "हम्म, तुम क्या समझ रही हो, मैं ऐसे ही निकल जाऊंगा कप्तानगंज के लिए? इसके बारे में भी मैंने सोच रखा है। बस बाहर जाकर तुम्हें थोड़ी चीजें लानी पड़ेंगी।" चौंक कर रोशनी ने सूर्या से पूछा, "आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में सूर्या?" रोशनी के सवाल पूछने पर सूर्या ने पेपर पर कुछ सामानों की लिस्ट लिखी और उसे रोशनी को थमाते हुए कहा, "इन चीजों को ले आओ मेरे लिए।" पेपर पर लिखी उन चीजों को देखते हुए रोशनी के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। मुस्कुराते हुए रोशनी ने सूर्या की ओर देखते हुए कहा, "समझ गई, मैं अभी ले आती हूं तुम्हारे लिए ये सारी चीजें।" नई दुल्हन की तरह जिंदल हाउस पूरी तरह सजा हुआ था। पार्टी में आने के लिए जिंदल तैयार हो रहा था। बंगले के अंदर चल रही तैयारियों को देखते हुए राजन ने जिंदल से कहा, "यहाँ आपकी बर्थडे की तैयारियां चल रही हैं और सूर्या जरूर सेनोल में आपको मारने की तैयारी कर रहा होगा। ये भी हो सकता है ना सर कि सूर्या यहाँ पहुंच गया हो?" गले में टाई बांध रहा जिंदल अचानक से रुक गया। गुस्से से राजन को फटकार लगाते हुए जिंदल कहने लगा, "बेवकूफ कहीं के, कौन से मौके पर कौन सी बात करनी चाहिए तुम्हें ये भी नहीं पता?" जिंदल की बात सुनकर राजन दुबक कर बैठ गया और धीमी आवाज में राजन ने जिंदल से कहा, "सॉरी सर, वो बस जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने कह डाला।" बाहर की ओर जाते हुए जिंदल ने राजन से कहा, "अब बैठे मत रहो, कुछ काम करो। गेस्ट आते ही होंगे। सारी तैयारियां हो गई हैं कि नहीं देखो।" जिंदल की बात सुनकर राजन तुरंत वहां से गार्डन की ओर निकल गया। होटल संगम में सूर्या कप्तानगंज पहुंचने की तैयारी किए बैठा था। सूर्या के आगे रोशनी ने एक कवर से कुछ सामान निकाले। उस सामान में एक विग, कुछ कपड़े और मेकअप का सामान था। सूर्या को कपड़े देते हुए रोशनी ने कहा, "जाओ पहन लो इन कपड़ों को और फिर मैं तुम्हारा ऐसा मेकअप करूंगी कि पुलिस तो क्या तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे।" कपड़े लेकर सूर्या बाथरूम के अंदर चला गया। कुछ ही देर में सूर्या ढीले ढाले कपड़े पहनकर बाहर आया और बिस्तर पर रखी विग को उठाकर पहन लिया। जैसे ही सूर्या आईने के सामने कुर्सी पर बैठा, रोशनी ने तुरंत उसका मेकअप करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में रोशनी ने मेकअप कर नौजवान सूर्या को बूढ़े में तब्दील कर दिया था। जैसे ही सूर्या का सारा मेकअप खत्म हुआ, अपनी जगह से उठते हुए सूर्या खुद को आईने में देखते हुए कहने लगा, "निकलते हैं अभी कप्तानगंज के लिए। पुलिस मुझे इस हुलिये में बिल्कुल नहीं पहचान पाएगी।" जिंदल के बंगले के पीछे बने बड़े से गार्डन में पार्टी चल रही थी। लोग हाथों में शराब का गिलास लिए आपस में बात कर रहे थे। जिंदल अपने बंगले पर आए मंत्रियों और गेस्ट से मिल रहा था। तभी एक मिनिस्टर से हाथ मिलाते हुए जिंदल ने कहा, "आओ पुरुषोत्तम साहब, आओ। बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा था मैं।" हंसते हुए पुरुषोत्तम ने जिंदल से कहा, "अरे मैं भी आपसे मिलने के लिए बेकरार हुआ बैठा था जिंदल साहब। वैसे आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।" जिंदल और पुरुषोत्तम आपस में गले लगने लगे। जिंदल की आंखों में देखते हुए पुरुषोत्तम ने उससे पूछा, "वैसे मेरे कानों में खबर पड़ी है कि जिंदल साहब आप कप्तानगंज में एक सीमेंट की फैक्ट्री भी खोलना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया, खूब विकास होगा आपका।" मुस्कुराते हुए जिंदल ने पुरुषोत्तम से कहा, "मेरा नहीं पुरुषोत्तम साहब, कप्तानगंज के लोगों का विकास होगा और जो सरकार को टैक्स मिलेगा उससे देश का विकास होगा। हम तो बस अपनी सेवा देते हैं ताकि देश और यहाँ के लोगों का विकास हो सके।" पुरुषोत्तम से बात करते हुए जिंदल ने पास खड़े वेटर से कहा, "इधर आओ, साहब को ड्रिंक सर्व करो जल्दी।" जिंदल के बंगले पर कप्तानगंज के कई लोग काम कर रहे थे। तभी वहां काम कर रही एक औरत ने अपने आदमी से फुसफुसाते हुए कहा,
सारे कप्तानगंज का तो खून चूस कर बैठा है ये जिंदल, और बातें देखो कैसी कर रहा है। मन कर रहा है कि चप्पल निकाल कर मारूं उसे, पर क्या करूं, मजबूर हूं। जिंदल को देखते हुए वहां काम कर रहे कप्तानगंज के लोग कसम काटी कर रहे थे। जिंदल के बंगले पर चारों ओर बड़े बड़े टीवी स्क्रीन्स लगे हुए थे। तभी टीवी स्क्रीन की ओर देखते हुए जिंदल ने पुरुषोत्तम से कहा, 7 बजने वाले हैं पुरुषोत्तम जी। मेरे लोगों ने कुछ वीडियो बनाया है मेरे लिए कि कैसे मैंने कप्तानगंज का विकास किया है और देश की उन्नति में मेरी क्या भागीदारी है। चलिए वहां कोने में खड़े होकर आराम से वीडियो को देखते हैं। देखते ही देखते गार्डन पर लगे टीवी स्क्रीन पर जिंदल के कंपनीज और पावर प्लांट का वीडियो चलने लगा। उस वीडियो में जिंदल की शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे, पर अचानक से उस वीडियो के बीच में ही नताशा का वो वीडियो चलने लगा जहां वो किंग से बात कर रही थी। उस वीडियो में नताशा की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। नताशा के उस वीडियो के चलने से वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए। चिल्लाते हुए जिंदल आगे आया और वीडियो ऑपरेटर से कहने लगा, बंद करो इसे, कौन चला रहा है ये वीडियो, ये सब झूठ है। अपने गेस्ट्स की ओर देखते हुए जिंदल कहने लगा, ये सब मेरे खिलाफ एक साजिश है, झूठा है ये वीडियो। जिंदल की आवाज सुनकर स्क्रीन ऑपरेटर ने तुरंत वीडियो को बंद कर दिया, पर तब तक जिंदल के बंगले पर काम कर रहे कप्तानगंज के लोग, मिनिस्टर्स और सारे गेस्ट्स ने उस वीडियो को देख लिया था। गार्डन पर खड़े हुए लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, जिससे शर्म से जिंदल का सिर झुक चुका था। चिल्लाते हुए जिंदल ने स्क्रीन ऑपरेटर से पूछा, किसने कहा था तुम्हें यह वीडियो चलाने के लिए? स्क्रीन ऑपरेटर ने गार्डन पर खड़े एक छोटे बच्चे को देखते हुए कहा, उस लड़के ने मुझे एक पेन ड्राइव दिया था और कहा था कि इसमें आपका एक जरूरी वीडियो है, इसलिए मैंने ये वीडियो प्ले कर दिया। तुरंत ही जिंदल ने उस छोटे बच्चे को पकड़कर पूछने लगा, किसने दिया तुम्हें ये पेन ड्राइव? बोलो मुझे, अभी बताओ। उस लड़के ने अपना हाथ उठाया और गार्डन के दूसरी ओर इशारा करते हुए कहा, वहां एक अंकल है, उन्होंने ही मुझे वो पेन ड्राइव दिया था। जिस ओर बच्चे ने इशारा किया, जिंदल के गार्ड्स वहां दौड़े चले गए। दौड़कर वहां जाने पर उन गार्ड्स को तेजी से भागते हुए एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, जिसका एक हाथ नकली था। इससे पहले कि गार्ड बंदूक निकालकर फायर करता, तब तक वो बूढ़ा व्यक्ति दीवार फांद कर वहां से भाग निकला। परेशान होते हुए जिंदल भी वहां पहुंच चुका था। दीवार की ओर देखते हुए जिंदल ने अपने गार्ड से पूछा, कौन था वो? उसे गोली क्यों नहीं मारी तुम लोगों ने? तभी जिंदल से एक गार्ड ने उससे कहा, एक बूढ़ा था साहब, जिसका एक हाथ नकली था। अंधेरे से भागते हुए बिजली की तेजी से वो उस बड़ी दीवार को फांद कर वहां से भाग निकला। अपने गार्ड से बात सुनकर जिंदल के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसे समझ आ चुका था कि सूर्या कप्तानगंज वापस लौट आया है। क्या करेगा जिंदल सूर्या से बचने के लिए, और कप्तानगंज लौटकर क्या करेगा सूर्या? जानने के लिए सुनते रहिए सूर्या जिंदल हाउस में नताशा का वीडियो देखने के बाद कप्तानगंज के लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी सुलोचना नाम की एक औरत ने दूसरी औरत से कहा, देखा रमा, मैंने कहा था ना तुझसे कि सूर्या भाई को जरूर फंसाया जा रहा है, वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। तभी पास खड़े आदमी ने सुलोचना से कहा, मेरा भी दिल इस बात को मानने के लिए गवारा नहीं कर रहा था कि सूर्या भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं, पर अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। अभी इस जिंदल की पार्टी से निकलते हैं और कप्तानगंज में सबको इसके बारे में बताते हैं। देखते ही देखते जिंदल का बंगला खाली होने लगा। कुछ देर पहले जहां मधुर संगीत बज रहा था, अब वहां सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ था।
तभी जिंदल की नजर पुरुषोत्तम पर पड़ी, जो वहां से जल्दबाजी से निकलकर बाहर की ओर जा रहा था। पुरुषोत्तम की ओर जाते हुए जिंदल ने उससे कहा, अरे पुरुषोत्तम साहब, आप ऐसे कैसे यहां से जा रहे हो? अभी तो आप मुझसे सीमेंट कंपनी के बारे में बात करने वाले थे ना? आपने कहा था ना कि कंपनी डालने के लिए जिन जिन अप्रूवल्स की जरूरत है वो अप्रूवल्स आप मुझे दिला देंगे। चलिए ना, अंदर चलकर आराम से बैठकर बात करते हैं। नपे तुले अंदाज में पुरुषोत्तम ने जिंदल से कहा, अरे जिंदल साहब, मुझे अभी कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं आपसे बाद में मिलता हूं, ठीक है? वैसे आपको एक सलाह देना चाहता हूं, जैसे ही ये वीडियो वायरल होगा पुलिस का शिकंजा आप पर जरूर कसेगा। मामला ठंडा होने तक आप अंडरग्राउंड हो जाइए और प्लीज किसी से मत कहना कि मैं यहां आया था। जिंदल से बात कर पुरुषोत्तम अपने गार्ड्स के साथ वहां से तेजी से निकल गया। अपनी हुई बेइज्जती से जिंदल काफी खफा हो चुका था। अपनी मुट्ठी भींचते हुए जिंदल गुस्से में कहने लगा, इस सूर्या ने मेरे सभी किए कराए पर पानी फेर दिया। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। जिंदल अपने आप से बात कर ही रहा था कि तभी राजन वहां आया और कहने लगा, आ गया है वो जिंदल साहब, अब क्या करोगे आप? अगर आप जल्द से जल्द कहीं छुप नहीं गए तो वो आपको घर से निकाल के घसीट घसीट कर मारेगा। राजन की बात सुनकर जिंदल ने तुरंत उसका गला पकड़ लिया। गुस्से से जिंदल राजन से कहने लगा, कड़वी बातें हैं तेरी, पर तेरी बातों में सच्चाई है। अगले ही पल जिंदल ने राजन का गला छोड़ दिया। डर के मारे राजन हांफने लगा। तभी सोचते हुए जिंदल कहने लगा, खतरे के बादल सिर पर मंडरा रहे हैं, मुझे जल्द से जल्द किसी सेफ जगह पर पहुंचना होगा। जिंदल को सुझाव देते हुए राजन ने कहा, गोरखपुर में आपका एक बंगला है, वहां आप क्यों नहीं चले जाते? अपना सिर ना में हिलाते हुए जिंदल ने राजन से कहा, कप्तानगंज ही मेरा गढ़ है और एक बार मैं कप्तानगंज से चला गया तो वो सूर्या सब कुछ बर्बाद कर देगा। कप्तानगंज से दूर रहकर मैं यहाँ अपनी पकड़ ढीली नहीं कर सकता, मुझे यहीं रहकर ही सूर्या से निपटना होगा। जिंदल की बात सुनकर राजन ने तुरंत उससे कहा, अगर आप यहां रहोगे तो वो आपको निपटा देगा। राजन की बात सुनकर जिंदल उसे गुस्से से देखने लगा। अपने कदम पीछे लेते हुए राजन ने हिचकिचाते हुए कहा, आप एक काम क्यों नहीं करते सर? विलासनगर के पीछे आपका जो बड़ा सा फार्म हाउस है, वहां आप क्यों नहीं चले जाते? ये बात कप्तानगंज में किसी को नहीं पता कि वो फार्म हाउस आपका है। अगर आप कप्तानगंज छोड़कर नहीं जा सकते तो वही एक जगह है जहां आप छुप सकते हो। राजन की बात सुनकर जिंदल ने उससे कहा, सही सुझाव दिया है तुमने, वही एक जगह है जहां मैं रहकर कप्तानगंज पर पकड़ बनाए रख सकता हूं। जंगल की आग की तरह नताशा के वीडियो की बात कप्तानगंज में फैल चुकी थी। कप्तानगंज के लोग सड़कों पर सूर्या को इंसाफ दिलाने के लिए उतर चुके थे। पुलिस का भारी दल भी कप्तानगंज के लोगों को काबू नहीं कर पा रहा था। रात के करीब 12 बज रहे थे। जहां जिंदल को अपने जन्मदिन की खुशियां बनानी चाहिए थी, वहीं वो अपने घर के पीछे के दरवाजे से दुम दबाकर भाग रहा था। पर फिर भी कप्तानगंज के लोग जिंदल की गाड़ी को घेर कर खड़े हो चुके थे। इससे पहले कि जिंदल गाड़ी के अंदर बैठता, तभी पीछे से एक आदमी आया और उसे पकड़कर खींचते हुए कहने लगा, हमारे सूर्या भैया को फंसाया तूने, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। डर के मारे जिंदल कांपते हुए कहने लगा, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। कप्तानगंज की जनता जिंदल पर टूट पड़ी थी। ठीक उसी वक्त जिंदल को बचाने के लिए उसके सभी गार्ड्स बीच में कूद पड़े। जैसे तैसे कर जिंदल अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला।
बंगले से निकलकर जिंदल सीधे अपने फार्म हाउस की ओर चला गया। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। सूर्या और रोशनी कप्तानगंज की एक चाय की छोटी सी दुकान पर बैठे हुए थे। बूढ़े आदमी के भेस में बैठा सूर्या चाय पीने लगा। उस चाय की दुकान पर एक छोटा सा टीवी भी लगा हुआ था। मुश्किल से उस चाय की दुकान पर सूर्या और रोशनी के अलावा 2 लोग ही मौजूद थे। दुकान पर बैठे 2 लोग आपस में बात किए जा रहे थे। कल रात सूर्या भैया को इंसाफ दिलाने के लिए हमने सुभाष चौक पर पुलिस की 3 गाड़ियां जला दी। करीब 50 लोगों को पुलिस पकड़कर ले गई। सुना है इंस्पेक्टर चौबे बहुत जुल्म कर रहा है हमारे लोगों पर। मैं तो जैसे तैसे कर वहां से भाग निकला। तभी दूसरे आदमी ने कहा, चाहे पुलिस कितना भी जुल्म कर ले हम पर, जब तक सूर्या भैया अपनी पोस्ट पर वापस नहीं आ जाते और उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक यहाँ के हर एक आदमी प्रशासन के सामने डट कर खड़ा रहेगा, चाहे जो हो जाए। सूर्या उन दोनों की बातें सुन ही रहा था कि तभी उसका ध्यान टीवी पर गया, जहां कप्तानगंज पर चल रहे प्रदर्शन को न्यूज चैनल्स में दिखाया जा रहा था। न्यूज चैनल्स में दिखाई दे रहा है कि कैसे कप्तानगंज आग में जल रहा है और कैसे लोगों को घसीटकर और अपनी गाड़ियों में ठूस कर ले जाया जा रहा है। उन वीडियो क्लिप्स को टीवी पर देखकर सूर्या काफी परेशान हो उठा। तभी सूर्या ने टीवी पर एक रिपोर्टर को कप्तानगंज की सड़क पर रिपोर्टिंग करते हुए देखा। तो देखा आपने क्या हाल हो गया है कप्तानगंज का। और मैं आपको बता दूं कि ये हाल सिर्फ कप्तानगंज का ही नहीं है। सैनोल, गोरखपुर और अंदर जिलों में भी ऐसे प्रदर्शन सुनने में आ रहे हैं। कप्तानगंज के लोगों का कहना है कि जब तक सूर्या अपनी सरकारी पोस्ट पर नियुक्त था, तब तक यहां प्रगति हो रही थी। लोगों का यह भी कहना है कि सूर्या के जाने के बाद यहां हाउस टैक्सेस को काफी गुना बढ़ाकर उसे अनिवार्य कर दिया गया है। महंगाई आसमान छू रही है और उस वीडियो को तो पूरी दुनिया ने देख ही लिया है, जहां वो महिला कह रही है कि कैसे जिंदल के कहने पर किंग ने सूर्या को फंसाया था। फिलहाल ये मामला कहीं से ठंडा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। आइए कप्तानगंज के एक आदमी से बात करते हैं। माइक पर कप्तानगंज का वो नागरिक जोश में कहने लगा, जब तक सूर्या भैया को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम रुकने वाले नहीं हैं। आज हम सब पुलिस हेडक्वार्टर को घेरने वाले हैं, चाहे पुलिस उसे दूसरा जलियांवाला बाग ही क्यों ना बना दे, हमें गोलियों से ही क्यों ना भून दे, पर आज हम पुलिस हेडक्वार्टर को घेर कर खड़े हो जाएंगे। ना हम किसी को अंदर जाने देंगे और ना ही किसी को बाहर आने देंगे। टीवी पर चल रही न्यूज को देखकर सूर्या काफी विचलित हो उठा। तुरंत अपनी जगह से उठकर सूर्या वहां से जाने लगा। सूर्या को ऐसे जाता हुआ देख रोशनी फुसफुसाते हुए सूर्या से पूछी, क्या सोच रहे हो तुम सूर्या? कहां जा रहे हो तुम? गंभीर आवाज में सूर्या ने रोशनी से कहा, ये जो कुछ भी हो रहा है रोशनी, ये सही नहीं हो रहा है। मुझे इन सभी लोगों को रोकना होगा। रोशनी से अपनी बात कहकर सूर्या वहां से चला गया। सुबह के करीब 11 बज रहे थे। सारा कप्तानगंज पुलिस हेडक्वार्टर बिल्डिंग को घेरे खड़ा था। तो वहीं पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पर पहले माले पर इंस्पेक्टर चौबे अपने सभी पुलिस कर्मियों के साथ खड़ा हुआ था। सभी पुलिस वालों ने अपनी बंदूक की नोक जनता की ओर कर रखी थी। ऐसा लग रहा था मानो चौबे इसी फिराक में था कि कब लोग बिल्डिंग के करीब आए और उसे गोली चलाने का मौका मिले। पुलिस हेडक्वार्टर बिल्डिंग के नीचे लोगों का जुनून एक स्वर में कह रहा था, सूर्या कुमार शुक्ला निर्दोष है, सूर्या कुमार शुक्ला को वापस लाओ। देखते ही देखते भीड़ आगे बढ़ने लगी। स्पीकर पर इंस्पेक्टर चौबे चेतावनी देते हुए कहने लगा, आगे मत बढ़ना, वरना सभी को गोलियों से भून दिया जाएगा। आगे मत बढ़ना।
पर जनता पुलिस की धमकी को नजरअंदाज कर आगे बढ़ती जा रही थी। मुस्कुराते हुए चौबे नीचे खड़ी जनता को देखने लगा। अपने हाथ के इशारे से चौबे अपने सहकर्मियों को फायरिंग का इशारा बस देने ही वाला था कि तभी भीड़ में से एक बूढ़ा शख्स सामने आकर खड़ा हो गया था। चिल्लाते हुए वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, रुक जाओ, आओ, वरना पुलिस तुम लोगों पर गोलियां चला देगी। मैंने कहा रुक जाओ। उस बूढ़े शख्स की बात को जनता मानने के लिए तैयार नहीं थी। तभी उस बूढ़े शख्स ने अपने सिर से विग हटाई। उस विग के हटते ही सारे लोग सन्न रह गए, क्योंकि उन लोगों के सामने खड़ा हुआ था उनका मसीहा सूर्या। लोगों के सामने सूर्या खुलकर आ चुका था। सभी को रोकते हुए सूर्या कहने लगा, इन प्रदर्शनों से कुछ नहीं होने वाला, उल्टा तुम लोगों की जिंदगी खराब होगी, तुम्हें जेल में ठूसा जाएगा। इसलिए मैं तुम सबसे कह रहा हूं कि अपने अपने घर चले जाओ। भीड़ में से एक शख्स ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं सूर्या भैया, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम कहीं नहीं जाने वाले। जनता सूर्या की बात मान ही नहीं रही थी। तभी सूर्या ने उन सभी से कहा, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। तुम्हें अपना कर्तव्य भी निभाना है। अगर तुम मेरी जरा सी भी इज्जत करते हो तो मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करो। अभी पुलिस आएगी और मुझे पकड़कर ले जाएगी, पर तुम लोगों में से किसी को भी यहां तोड़ फोड़ नहीं मचाना है। सूर्या की उस बात को सुनकर कप्तानगंज के लोग वहीं के वहीं ठहर गए। इंस्पेक्टर चौबे अपने भारी पुलिस बल के साथ सूर्या के पास चला आया और तुरंत उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी। अपने हवलदारों को निर्देश देते हुए चौबे ने कहा, ले चलो इसे और डाल दो जेल के अंदर। सूर्या को अंदर ले जाता हुआ देख जनता वापस से आग बबूला हो उठी। लोग चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगे। जनता को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया था। घेरा बनाकर पुलिस बिल्डिंग के बाहर खड़ी हो गई। सूर्या को पकड़कर चौबे अपने साथ ले जा रहा था। सूर्या के कान में फुसफुसाते हुए चौबे कहने लगा, इस बार मैं तुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा सूर्या। पिछली बार की तरह तू मुझसे नहीं बचने वाला। पुलिस सूर्या को पकड़कर अंदर ले ही जा रही थी कि तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, छोड़ दो सूर्या को, ये मेरा ऑर्डर है। किसने दी इंस्पेक्टर चौबे को आवाज? क्या जेल में होगा सूर्या पर वार या कहा? सूर्या को गिरफ्तार कर इंस्पेक्टर चौबे उसे पुलिस स्टेशन के अंदर ले जा रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज चौबे के कानों पर पड़ी, छोड़ दो सूर्या को। जैसे ही चौबे ने पीछे मुड़कर देखा, उसे प्रदेश के होम मिनिस्टर नारायण दास खड़े हुए दिखाई दिए। वो थोड़ा घबरा गया और तुरंत ही नारायण दास की ओर गया और नतमस्तक होते हुए कहने लगा, सर आप यहां कैसे? जरूर आप हालात का मुआयना करने आए होंगे। सर मैंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है और जो मुख्य अपराधी है उसको भी हिरासत में ले लिया है। अब कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगा सर, मैं आपको अपनी जुबान देता हूं। चौबे की सारी बात सुनकर नारायण दास ने उससे एक लफ्ज भी नहीं कहा। नारायण दास आगे बढ़ते हुए सूर्या के पास जाकर खड़े हो गए। नारायण दास ने देखा कि सूर्या के एक हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, जिसका अगला छोर दूसरे हवलदार की कलाई में बंधा हुआ है। हवलदार को निर्देश देते हुए नारायण दास ने कहा, खोल दो सूर्या की हथकड़ी। नारायण दास की बात सुनकर हवलदार दंग रह गया। भागते हुए चौबे सूर्या के पास आया और नारायण दास से कहने लगा, सर आप इसे छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हो? आप नहीं जानते कि ये कितना खतरनाक मुजरिम है। गुस्से से चौबे को देखते हुए नारायण दास ने कहा,
मेरे निर्देश का पालन करना है या फिर मैं कौन हूं तुम्हें यह बताऊं? नारायण दास की बात सुनकर चौबे सहम गया। हवलदार से तुरंत हथकड़ी की चाबी लेकर चौबे ने सूर्या की कलाई की हथकड़ी खोल दी। घबराते हुए चौबे ने हवलदार से कहा, अरे खड़े होकर क्या मेरी शक्ल देख रहे थे? होम मिनिस्टर सर क्या कह रहे हैं पहले वो सुनो। चौबे अपना झूठा गुस्सा अपने हवलदारों पर निकाल रहा था। तभी सूर्या को देखते हुए नारायण दास ने कहा, मैं तुमसे कुछ खास बात करने आया हूं सूर्या, अंदर चलकर बात करें। हैरान होकर सूर्या नारायण दास को देखे जा रहा था। सूर्या से बात कर नारायण दास गुस्साई भीड़ की ओर गए और बिल्डिंग के पहले माले से स्पीकर पर चिल्लाते हुए बोले, हमने सूर्या को हिरासत में नहीं लिया है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सब लोग शांत हो जाइए। सूर्या को जो इंसाफ मिलना है वो उसे मिलकर ही रहेगा। नारायण दास की बात सुनकर जनता ने एक स्वर में चिल्लाते हुए कहा, सूर्या कुमार शुक्ला जिंदाबाद, नारायण दास जिंदाबाद। जनता से बात कर नारायण दास पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए। कुछ ही देर में सूर्या और नारायण दास पुलिस स्टेशन के अंदर आमने सामने बैठे हुए थे। नारायण दास की आंखों में देखते हुए सूर्या ने कहा, कहिए सर, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? नारायण दास ने सूर्या से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सब पता किया है सूर्या, बस एक तुम ही हो जो इस राज्य को जलने से बचा सकते हो। कप्तानगंज से निकली आग धीरे धीरे दूसरे जिलों में फैल रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम वापस अपनी सेक्रेटरी की पोस्ट पर नियुक्त हो जाओ, जो जनता की पहली मांग है। जैसे ही नारायण दास ने अपनी बात खत्म की, सूर्या ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, कैसे मैं अपनी पोस्ट पर वापस आऊं सर, जबकि मुझ पर रेप और एक मर्डर के चार्जेस हैं। नारायण दास ने एक गहरी सांस ली और सूर्या से कहा, कल ही मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुम्हारी सुनवाई करवाऊंगा। जहां तक मुझे यकीन है कि कल ही तुम रेप केस से बरी कर दिए जाओगे और तुम पर जो मर्डर का आरोप लगा है वो भी हट जाएगा। कल कोर्ट के फैसले के बाद तुम तत्काल अपनी नौकरी पर वापस नियुक्त हो जाना, लेकिन ये सब मैं तुम्हारे लिए तभी कर पाऊंगा जब तुम मुझे अपनी जबान दोगे कि 15 दिन के अंदर तुम कप्तानगंज को वही पुराना कप्तानगंज बनाओगे जैसे तुम छोड़ कर गए थे। तुम्हारा वापस पोस्ट में आना जरूरी है सूर्या, वरना सारा कप्तानगंज 50 साल पीछे चला जाएगा। नारायण दास की एक एक बात पर गौर करते हुए सूर्या ने कहा, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं सर, पर मेरी भी कुछ शर्तें हैं। सूर्या की शर्त की बात सुनकर नारायण दास ने चौंकते हुए पूछा, शर्त? कैसी शर्त? सूर्या ने नारायण दास के सामने अपनी बात रखते हुए कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया जाए। सूर्या की शर्त सुनकर नारायण दास ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, अपनी दूसरी शर्त बताओ। तुरंत ही सूर्या ने नारायण दास से कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि मेरे अंदर जितने भी जिले आएंगे उन सबके काम में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा और मैं अपना काम कप्तानगंज के ऑफिस में बैठकर ही करूंगा। सूर्या की बात पर विचार करते हुए नारायण दास ने कहा, मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं सूर्या। कल सुबह कोर्ट में तुम्हारी पेशी होगी, तब तक तुम सरकार के मेहमान हो। नारायण दास ने पीछे खड़े अपने लोगों को आंख से इशारा किया। पीछे खड़े दो लोग सूर्या के पास आए और उसे अपने साथ इज्जत के साथ ले गए। अगली सुबह कोर्ट के अंदर नताशा के वीडियो को आधार बनाकर सूर्या को रेप केस में बरी कर दिया था, तो वहीं कोर्ट ने मृणाली के मर्डर केस में पुलिस को जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने जिंदल के ऊपर भी पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा। सूर्या अपने सभी आरोपों से मुक्त हो चुका था। जैसे ही सूर्या कोर्ट के बाहर आया, सारा कप्तानगंज खुशी से नाचने लगा।
हर जगह ढोल नगाड़े बजने लगे। उस दिन कप्तानगंज में होली और दिवाली जैसे एक साथ मनाई गई। जहां कप्तानगंज में हर कोई खुशियां मना रहा था, वहीं कोई और भी था जो काफी नाराज था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि किशोर था। अपने घर में बैठा किशोर टीवी पर न्यूज देख रहा था कि कैसे सूर्या कोर्ट से बरी कर दिया गया। आक्रोश में आते हुए किशोर अपने आप से कहने लगा, भले ही कोर्ट ने तुझे बाइज्जत बरी कर दिया हो, पर मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। सूर्या, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे तूने मृणाली को मारा था। किशोर उस दृश्य को याद कर रहा था जब सूर्या के हाथ में छुरी थी और मृणाली की लाश उसकी गोद में पड़ी हुई थी। उस दृश्य को याद कर किशोर ने अपने हाथ से सोफे के आगे रखे कांच के सेंटर टेबल को तोड़ दिया। कप्तानगंज के अपने पुराने घर पर सूर्या मृणाल के साथ बैठा हुआ था। मृणाल को बड़े प्यार से देखते हुए सूर्या कहने लगा, थैंक यू सो मच मृणाल। जब दुनिया मेरा साथ छोड़ चुकी थी, बस एक तुम ही थी जो मेरे साथ खड़ी थी। अपनी बात कहकर सूर्या मृणाल को अपने गले से लगा लिया था। सूर्या के गले लगते हुए मृणाल के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए थे। मृणाल ने अपने मन में कहा, अगर जिंदल ने मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं कहा होता तो मैं एक पल के लिए भी तुम्हारे साथ नहीं रहती। बड़े प्यार से सूर्या मृणाल को गले लगा रहा था। सूर्या के स्पर्श से मृणाल को ना जाने क्या होने लगा था। वो जैसे अपने आप को काबू ही नहीं कर पा रही थी। सूर्या की आंखों में देखते हुए मृणाल ने कहा, तुम वापस आ गए सूर्या, बस वही मेरे लिए काफी है। मृणाल को मुस्कुराकर देखते हुए सूर्या ने कहा, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूं, फिर उसके बाद हम कहीं बाहर खाने के लिए चलते हैं। सूर्या के जाते ही मृणाल असमंजस में पड़ गई। अपने आप को फटकार लगाते हुए मृणाल मन में कहने लगी, ये मैं क्या कर रही हूं? मुझे तो सूर्या से दूर जाना है, उसके करीब नहीं। नहीं नहीं, तुझे जिंदल के घर की बहू बनना है, शानो शौकत से अपनी जिंदगी गुजारनी है, ना कि छोटे मोटे बंगले में अपनी जिंदगी गुजारनी है। खुद को संभाल मृणाल, खुद को संभाल। मृणाल जैसे अपने आप से लड़ रही थी। कुछ ही देर में सूर्या मृणाल के पास वापस चला आया। सूर्या मृणाल से कहने लगा, चलो मृणाल, हम कहीं बाहर चलते हैं। सूर्या मृणाल से बात कर ही रहा था कि ठीक उसी वक्त दरवाजे पर उसे रोशनी खड़ी हुई दिखाई दी। रोशनी ने अपने हाथ में लगेज थामा हुआ था। हैरान होते हुए सूर्या ने रोशनी से पूछा, अरे रोशनी, तुम यहां क्या कर रही हो? सूर्या के घर के अंदर दाखिल होते हुए रोशनी ने कहा, सूर्या, मैं कप्तानगंज में शिफ्ट हो चुकी हूं, पर मुझे यहां रहने के लिए कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा। जब तक मुझे घर नहीं मिल जाता तब तक मैं क्या यहां रह सकती हूं? जैसे ही रोशनी की बात खत्म हुई, सूर्या ने मृणाल की ओर देखा। मृणाल का कोई जवाब ना पाकर सूर्या ने रोशनी से कहा, हाँ ठीक है रोशनी, तुम यहां जरूर रह सकती हो। वहां पीछे एक कमरा है, तुम वहां शिफ्ट हो जाओ। मैं सोफे पे सो जाऊंगा और मृणाल बेड पर सो जाएगी। अपने भारी बैग को उठाते हुए रोशनी ने सूर्या से कहा, प्लीज मेरी मदद कर सूर्या, मेरा बैग बहुत भारी है, इसे रूम तक ले चलोगे प्लीज? अपना सिर हाँ में हिलाते हुए सूर्या ने रोशनी का बैग उठाया और पास वाले कमरे की ओर जाने लगा। पास के कमरे में रोशनी का बैग रखते हुए सूर्या ने कहा, ठीक है रोशनी, मैं अभी चलता हूं। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता जरूर देना। सूर्या कमरे से बाहर की ओर जा ही रहा था। अचानक से रोशनी ने सूर्या का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है सूर्या, खाने का क्या इंतजाम है? सोचते हुए सूर्या ने रोशनी से कहा, वैसे तो मैं और मृणाल खाने के लिए बाहर जा रहे थे, पर अब तुम आ गई हो ना, तो मैं घर पर ही खाना बना देता हूं, हम सब मिलकर यहीं खाना खा लेंगे। सूर्या की आंखों में बड़े प्यार से देखते हुए रोशनी ने कहा,
तुम खाना बनाओगे? सो स्वीट। अगर तुम खाना बनाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रोशनी की बात सुनकर सूर्या ने कहा, ठीक है, मैं किचन में जा रहा हूं, तुम भी वहीं आ जाना। रोशनी से बात कर सूर्या किचन की ओर चला गया। सूर्या को जाता हुआ देख रोशनी ने अपने आप से कहा, अच्छा हुआ जो मैं वक्त पर चली आई, वरना सूर्या उस चुड़ैल के साथ बाहर चला जाता। मुझे कैसे भी करके सूर्या को मृणाल से दूर रखना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो मृणाल जरूर पीठ पीछे कुछ ना कुछ खेल खेल रही है। जब तक सूर्या जिंदल को खत्म नहीं कर देता, तब तक मैं उसके पीछे साए की तरह बनी रहूंगी। रात के करीब 10 बज रहे थे। सूर्या, मृणाल और रोशनी खाना खाकर सो चुके थे। सूर्या सोफे पर लेटा सो रहा था। ठीक उसी वक्त सूर्या को अपने दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज सुनाई दी। सोफे से उठकर सूर्या अपने आप से कहने लगा, इस वक्त कौन हो सकता है? सतर्क होकर सूर्या दरवाजे की ओर चलने लगा। कौन आया है सूर्या से इतनी रात गए मिलने? क्या आने वाले खतरों से बचा पाएगी रोशनी सूर्या को?